हेलो दोस्तों। टॉपिक वाइज क्वेश्चन की अगर वेटेज की हम लोग बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्किंग और इंटरनेट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रिपल सी के एग्जाम में। इन्हीं टॉपिक्स को लेकर के आज हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर लिए गए हैं ये आपके पहले जो एग्जाम हुए हैं ट्रिपल सी के उनमें सारे क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। तो बहुत ही ध्यान से आप सारे क्वेश्चंस देखिएगा। जो ऑप्शंस दिए गए उनको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे 30+ आपके क्वेश्चंस सारे इसमें कंप्लीट हो रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कंप्यूटर नेटवर्किंग में एमटीयू क्या होता है? एमटीयू का मतलब क्या होता है? तो एमटीयू सबसे पहले फुल फॉर्म समझिए क्या होती है। एमटीयू की फुल फॉर्म होती है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। कि अगर हम अपना जो डेटा है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब हम ट्रांसफर करते हैं, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जब ट्रांसफर करते हैं, तो हम सबसे ज़्यादा कितनी यूनिट हम भेज सकते हैं, इसी को हम लोग एमटीयू बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन होगा साइज ऑफ लार्जेस्ट पैकेट दैट कैन बी सेंड, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप एक बार में डेटा भेज सकते हैं, पैकेट के फॉर्म में आपका डेटा भेजा जाता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। जो डेटा होता है छोटे छोटे पैकेट में टूटता है और फिर वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप डेटा एक बार में भेज सकते हैं उसी को हम लोग एमटीयू बोलते हैं। क्वेश्चन 2 है, कौन सा आईपी प्रोटोकॉल 128 बिट एड्रेस को सपोर्ट करता है? मतलब क्या है आईपी? देखिए क्या होते हैं, हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल एक तरीके का है। 128 बिट का मतलब ये है कि वो जो हमारे पास एड्रेस होगा जहां पे हमें डिवाइस से डेटा एक दूसरी जगह भेजना है, उसका जो आईपी एड्रेस होगा जब 128 का हो जाएगा, मतलब काफ़ी बड़ा एड्रेस हो जाएगा, तो आसानी रहेगी हमें पता करने में कि हमें कहाँ जाना है। तो इसको कौन सपोर्ट करता है? IPv4, IPv6, ICMP या ARP? तो यहाँ पे सही जो ऑप्शन होगा आपका IPv6 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। IPv6 जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 जो अभी चल रहा है, ये 128 बिट एड्रेस को सपोर्ट करता है, जिसकी मदद से किस डिवाइस में आपका डेटा भेजना है वो आसानी से आप समझ पाते हैं। वहीं जो IPv4 है वो 64 बिट के डेटा एड्रेस को सपोर्ट करता है। वहीं IPv6 जो है वो आपके 128 बिट एड्रेस को सपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमसे पूछा गया है, कौन सा डिवाइस डेटा लिंक और नेटवर्क लेयर दोनों पर कार्य करता है? OSI मॉडल आपका होता है जिसमें टोटल 7 लेयर्स होती हैं, जिसमें से एक डेटा लिंक लेयर है, एक नेटवर्क लेयर है। तो यहाँ पे पूछा गया जो रिपीटर है, हब है या राउटर है या ब्रिज है, इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो इन दोनों लेयर पे काम करेगा? यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो राउटर आपका होता है वो डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर इन दोनों पर काम करता है। राउटर करता क्या है, एक तरीके की जो ट्रैफिक कंट्रोल लाइट होती है, जो ट्रैफिक कंट्रोल करती है चीज़ों को, उसकी तरीके से काम करता है। कौन सा डेटा किधर जाएगा उसके डायरेक्शन हमारा राउटर बताता है। रिपीटर क्या करता है, जो डेटा भेजा जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर, उसके जो सिग्नल्स होते हैं वो वीक ना हो जाए, इसीलिए उनको थोड़ा थोड़ा पावर देता रहता है। ये रिपीटर हमारा काम करता है। हब क्या होता है, कई सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता हुआ एक सेंटर में हमारे पास में सर्वर रखा होगा, उसी को हम लोग हब बोलते हैं। ब्रिज क्या होता है, दो अलग अलग तरह के नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कौन करता है? हमारा ब्रिज कनेक्ट करता है। जैसे हमारा लैन हो गया, वैन हो गया, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कौन करेगा? वो ब्रिज उसको कनेक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, फायरवॉल का प्राइमरी वर्क क्या है? फायरवॉल मेनली क्या काम करती है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है दिए गए हैं, इसमें डेटा स्टोरेज, क्या डेटा स्टोरेज करता है फायरवॉल हमारा, या वायरस स्कैनिंग करता है, या नेटवर्क सिक्योरिटी देखता है, या आईपी एड्रेस को सपोर्ट करता है, आईपी एड्रेस पे कोई काम करता है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका वो आंसर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेटवर्क की सिक्योरिटी हमारा फायरवॉल देखता है। फायरवॉल क्या है, एक तरीके का एंटीवायरस होता है जो हमें वायरसेस वगैरह से प्रोटेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 5, ईमेल भेजने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? अगर आप ईमेल भेजना चाहते हैं तो इनमें से किस प्रोटोकॉल का यूज करेंगे? POP3, SMTP, IMAP, FTP? आपके इसमें आंसर आपको जानने से पहले आपकी जो फुल फॉर्म है, इनकी जो ऑप्शंस की फुल फॉर्म दी गई है, पहले आपको उनको समझना होगा। अगर आप फुल फॉर्म इनकी जानते हैं तो आप सही तरीके से आंसर बता सकते हैं। सबसे पहला है POP3। POP3 क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई डाउनलोड करना चाहते हैं मैसेज वगैरह, वहाँ POP3 आपका काम में आता है। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब हम मेल एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं वहाँ पर हमारा SMTP प्रोटोकॉल वर्क करता है। तो आपका आंसर भी यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है IMAP, इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। ये हमारा जब मैसेज वगैरह एक्सेस होते हैं वहाँ पर काम करता है। FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब आप फाइल वगैरह ट्रांसफर करते हैं वहाँ पे FTP प्रोटोकॉल आपका वर्क करता है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, HTTP के लिए डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होता है? जितने भी आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको अलग अलग एक नंबर दिया जाता है, उसी नंबर पे वो काम करते हैं। जो HTTPS है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर वाला जो है, उसको
443 प्रोटोकॉल यहाँ पर असाइन किया गया है। ये इसी प्रोटोकॉल के ऊपर, इसी पोर्ट नंबर के ऊपर काम करता है। जो HTTP है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो सिक्योर वाला नहीं है, वो पोर्ट नंबर 80 पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईथरनेट नेटवर्किंग में किस प्रकार की केबल का यूज किया जाता है? अगर आप ईथरनेट नेटवर्किंग कर रहे हैं तो आप किस प्रकार की केबल का वहां पर यूज करें? कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल या HDMI केबल? ईथरनेट नेटवर्किंग के अंदर हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज करते हैं, तो ये आपको याद रखना है, याद करने वाला पॉइंट है। ईथरनेट नेटवर्किंग जो होती है उसके अंदर हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज करेंगे। SSH के माध्यम से सुरक्षित फाइल ट्रांसफर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? अब ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसान है, लेकिन अगर आपको फुल फॉर्म नहीं पता है तो आप यहाँ पर इसमें गलत कर सकते हैं। SSH का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सेल। S से होता है सिक्योर, SH यहाँ पर सेल को रिप्रेजेंट करता है। SSH का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सेल। इसी के बारे में यहाँ पूछा गया कि अगर आप सिक्योरली डेटा को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कौन से प्रोटोकॉल का यूज करेंगे? FTP हमने बताया आपको फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। SFTP यहाँ पर देखिए S ये ऐड हो गया, मतलब सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो यहाँ पे यही आपका सही भी हो जाएगा, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 9, नेटवर्क में सबनेट का उद्देश्य क्या होता है? सबनेट होता क्या बेसिकली? सबनेट एक जो नेटवर्क आपका होता है उसी के अंदर सबनेट वर्क करता है। कौन सा डिवाइस किसके साथ कनेक्ट होगा, कौन सा डिवाइस किसको डेटा शेयर करेगा, इन सब चीज़ों को सबनेट फिर मैनेज करता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा, इफिशियंट आईपी एड्रेस एलोकेशन। ये अच्छे से क्या करता है, जो आईपी एड्रेस होता है उसको बताता है कि किस डेटा को किस आईपी एड्रेस पे जाना है। तो आपको सबनेट पता होना चाहिए। अगर आप ये पता है आपको टॉपिक सबनेट क्या होता है, तो आप बिल्कुल आसानी से इससे जो भी क्वेश्चंस बनेंगे आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विंडोज में नेटवर्किंग कनेक्टिविटी जांच करने के लिए कौन सा कमांड यूज किया जाता है? मतलब अगर आप विंडोज पे काम कर रहे हैं, वहां आपको पता करना है कि किस नेटवर्क से आप कनेक्ट हैं, कितनी स्पीड आ रही है, तो इन सब चीजों को आप कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए आप PING पिंग कमांड यहाँ पर यूज करते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, पिंग कमांड आप यूज करेंगे, जिसकी मदद से आप विंडोज, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप बता पाएंगे कि किस नेटवर्क से कनेक्टेड है और कितनी स्पीड वहां पर यूज की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 11, नेटवर्किंग में NIC का फुल फॉर्म क्या होता है? NIC से मतलब क्या है? नेटवर्क इंटीग्रेटेड कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेट इंटरनेशनल कनेक्शन, नेटवर्क इंटरनेट कनेक्टर। यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा, NIC का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। बी ऑप्शन या बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, मैक एड्रेस कितने बिट को सपोर्ट करता है? तो जैसे कि अभी हम लोगों ने बात किया था, जो मैक एड्रेस होता है वो आपका 48 बिट को सपोर्ट करता है। IVP जो 4 होता है, वर्जन 4, वो 64 बिट को सपोर्ट करता है। वहीं IPv6 जो होता है वो 128 बिट को सपोर्ट करता है। तो ये आपको सारे याद रखने हैं। मैक एड्रेस 48 बिट को सपोर्ट करेगा, IPv4 जो है वो 64 बिट को सपोर्ट करेगा, IPv6 जो था वो 128 बिट को सपोर्ट करेगा। तो ये आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नेटवर्क में स्विच का कार्य क्या होता है? अगर आप नेटवर्किंग में, मतलब कंप्यूटर्स कई सारे आपस में कनेक्ट है, तो आप एक नेटवर्किंग के अंदर है, तो उसके अंदर स्विच का कार्य क्या होता है? स्विच क्या करता है? टू कनेक्ट टू नेटवर्क्स, दो नेटवर्क को कनेक्ट करता है स्विच, या फिल्टर एंड फॉरवर्ड पैकेट टू डिवाइसेस, या फिल्टर करेगा, जो मैसेज होंगे उनको फिल्टर करेगा और फॉरवर्ड करेगा अगले डिवाइस को, या असाइन करेगा आईपी एड्रेस को, या सिग्नल्स को बूस्ट करेगा। तो बूस्ट करने का काम हमने बताया था रिपीटर आपका करता है। यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा, नेटवर्क में स्विच क्या काम करता है? फिल्टर एंड फॉरवर्ड पैकेट टू डिवाइसेस। जो डेटा पैकेट्स आते हैं एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाते हैं, उनको फिल्टर करता है और आगे बढ़ाने का काम करता है। ये स्विच हमारा काम कर रहा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल 3-वे हैंडशेक का उपयोग करता है? 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल ऐसा है जो 3-वे हैंडशेक का उपयोग करता है? 3-वे हैंडशेक का मतलब होता है कि 3 बार वो आपस में कनेक्ट करेगा, 3 बार चेक करेगा कि हाँ हम सही डिवाइस के साथ हैं या नहीं। तो यहाँ पे UDP ऑप्शन दिया गया, क्या UDP होगा, ICMP, TCP या HTTP? तो जो सही ऑप्शन यहाँ पर होगा आपका TCP होगा, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। जब भी आप कोई फाइल ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP की मदद से आप भेजते हैं तो 3-वे हैंडशेक का यूज करता है पता करने के लिए कि हम सही डिवाइस के साथ कनेक्ट हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी टोपोलॉजी में एक ही पॉइंट ऑफ फेलियर होता है? मतलब कि अगर आपके पास कई सारे डिवाइसेस जो हैं आपस में कनेक्ट किए गए हैं और अगर उसमें एक कहीं पर पॉइंट अगर कट हो जाएगा, एक जगह से अगर वो डेटा हट जाएगा वहां से, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन ध्यान से समझिए। कह रहा है कि अगर कई सारे अपने डिवाइसेस को कनेक्ट करके एक छोटा सा नेटवर्क बनाया हुआ है, कई सारे आपने डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया है और एक नेटवर्क बना हुआ है,
उसमें से ऐसा कौन सा इनमें से आपका डिवाइस का क्वेश्चन नंबर 15 कौन सी टोपोलॉजी में एक ही पॉइंट ऑफ फेलियर होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने एक नेटवर्क बना रखा है, उसको कई अलग अलग तरीके से आपने चीज़ों को कनेक्ट कर रखा है, ये टोपोलॉजी बोली जाती है। कौन कौन सी होती हैं? मेश टोपोलॉजी होती है, बस टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है। ये सारी टोपोलॉजीज होती हैं। तो इनमें से कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें अगर एक जगह से डेटा आपका कट हो जाएगा तो पूरे जो नेटवर्किंग है पूरे में डेटा फिर फ्लो नहीं करेगा, पूरे में डेटा आगे नहीं जाएगा। तो इसमें से ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है? तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा आपका स्टार टोपोलॉजी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि स्टार टोपोलॉजी कुछ इस तरीके से आपकी बनी होती है जिसके अंदर जो हब है वो बीच में रखा होता है और आसपास ये सारी जो डिवाइसेस हैं ये कनेक्ट होती हैं इससे। इसमें अगर आप कहीं एक पर भी कट कर देंगे तो डेटा फिर वहां से वो आगे नहीं बढ़ सकता है। अब आप इस कंप्यूटर में इस तरफ से डेटा भेज ही नहीं सकते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा स्टार टोपोलॉजी। इसी तरीके से आपसे छोटे छोटे क्वेश्चंस घुमाते हुए पूछे जाते हैं, तो आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिए, फिर जो ऑप्शंस दिए गए उनको ध्यान से समझो, आप बिल्कुल सही आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, डीएनएस जो होता है हमारे पास, डोमेन नेम सिस्टम जो होता है, उसका मेन काम क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम होता क्या है, डीएनएस क्या होता है? तो डीएनएस एक तरह की आपका पूरा सिस्टम होता है जिसमें जितनी भी आपकी वेबसाइट हैं उनको एक एक नाम दिया जाता है, उस वेबसाइट को एक नाम दिया जाता है, तभी नेटवर्किंग के अंदर आप उस वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं, वहां से डेटा आप ले सकते हैं, वहां से साइट वगैरह ओपन कर सकते हैं। तो उसको हर एक पेज को एक नाम दिया जाता है, उस पूरी फाइल को एक नाम दिया जाएगा। ये कौन प्रोवाइड करता है, कौन देता है? तो डीएनएस जो होता है, डोमेन नेम सिस्टम, ये सारे काम देखता है। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा? डीएनएस का मेन कार्य क्या होता है? रिजॉल्विंग डोमेन नेम, डोमेन नेम्स वगैरह प्रोवाइड करना ना, टू आईपी एड्रेस, जो अलग अलग आईपी एड्रेस होते हैं उनको डोमेन नेम प्रोवाइड करना ना, ये डीएनएस का मेन वर्क होता है। आईपी एड्रेस को वैश्विक स्तर पर मैनेज करने की या प्रबंधित करने वाली संस्था कौन सी इसमें से है? मतलब आईपी एड्रेस कैसे काम करेंगे, किसको कौन सा आईपी एड्रेस मिलेगा, इन सब चीजों को कौन देख रेख करता है ग्लोबली? तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ICANN, इंटरनेट कारपोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर्स, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। ये क्या करता है? ये कंपनी क्या करती है? ग्लोबली आईपी एड्रेस को मैनेज करती है। क्वेश्चन नंबर 18, नेट न्यूट्रलिटी शब्द का अर्थ क्या होता है? व्हाट डज द टर्म नेट न्यूट्रलिटी? फ्री इंटरनेट एक्सेस फॉर ऑल, सभी के लिए फ्री इंटरनेट एक्सेस देना। इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इंटरनेट ट्रैफिक, जो इंटरनेट पे जितने भी ट्रैफिक है उनको इक्वल ट्रीट करना, कि हाँ इस सिग्नल को पहले हम यहाँ से वहाँ भेजेंगे, फिर इसको भेजेंगे, फिर इसको भेजेंगे, सबके साथ समान तरीके के साथ व्यवहार करना। ये नहीं किसी एक डिवाइस से ही हम सारा डेटा पहले भेज रहे हैं बाकी सबको होल्ड पे रखे हुए, ऐसा नहीं करना। नंबर सी, गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन इंटरनेट, गवर्नमेंट कंट्रोल करे इंटरनेट को। या एड फ्री ब्राउजिंग। तो यहाँ पे नेट न्यूट्रलिटी शब्द का जो मतलब होता है वो ऑप्शन बी से है, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरनेट ट्रैफिक। जितनी भी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट है वो सब डेटा इधर से उधर भेज रही है सबको, तो सभी को बराबर मानना और सभी के लिए बराबर काम करना, ये इसी शब्द का मतलब होता है। नेट न्यूट्रलिटी का मतलब यही है। क्वेश्चन नंबर 19, वेब ब्राउजिंग के लिए हम लोग कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं? अगर वेबसाइट वगैरह हमें देखनी है, उस पर कोई काम करना है, वहां सारी चीजें देखनी बनानी, एक साइट से दूसरी साइट पे जाना है, इसी को हम लोग वेब ब्राउजिंग बोलते हैं। तो इसके लिए हम लोग कौन सा इसमें से प्रोटोकॉल यूज करते हैं? एफटीपी का यूज हम लोग फाइल ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो HTTP यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई भी साइट वगैरह अगर आप ओपन करते हैं तो आपने देखा होगा सबसे पहले HTTP/: ऐसे लिखा होता है। तो यही प्रोटोकॉल क्या करता है, उस वेबसाइट को लोड करा के आपको दिखाता है। तो ये हमारा HTTP यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। वीपीएन का मुख्य रूप से क्या प्रदान करता है? वीपीएन जो होता है मेनली हमें क्या प्रोवाइड कराता है, क्या देता है? तो वीपीएन आप लोगों ने यूज किया होगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये क्या करता है, एक हमारे लिए अलग से सिक्योर प्राइवेट नेटवर्क बना देता है जिसके अंदर कोई भी हम काम कर पाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सिक्योर इनक्रिप्टेड नेटवर्क, ऐसा एक नेटवर्क बनाएगा जिसको इनक्रिप्ट नहीं किया जा सकता है, कोई कंपनी पता नहीं कर पाएगी कि आप कोई पेड वर्जन यूज कर रहे हैं, फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं, वो वहां पे देख नहीं पाएगी, इनक्रिप्ट नहीं कर पाएगी आपके नेटवर्क को। तो ये हमारा वीपीएन इसके लिए कार्य करता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, प्रॉक्सी सर्वर जो होता है उसका मेन पर्पस क्या होता है, मेन उद्देश्य क्या होता है? तो जो प्रॉक्सी सर्वर्स आपके होते हैं वो क्या करते हैं, जो इंटरनेट आप यूज कर रहे हैं उसकी स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं और आपको छुपा के रखते हैं, कोई जान नहीं पाएगा कि कौन उसकी साइट को यूज कर रहा है, कौन वहां पर कार्य कर रहा है, इंटरनेट से कौन जुड़ा हुआ है। आपकी जो आईपी एड्रेस वगैरह होते हैं उनको छुपा देता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा,
स्पीड अप वेब रिक्वेस्ट को स्पीड कर देता है, बूस्ट कर देता है, थोड़ा-सा तेज़ कर देगा और आपकी आइडेंटिटी जो होगी उसको हाइड कर देता है आपका प्रॉक्सी सर्वर। तो ये भी आपको याद रखना है। ऐसे ही आपसे क्वेश्चंस ट्रिपल सी में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा एक पीयर टू पीयर फाइल ट्रांसफरिंग फाइल को शेयर करने का प्रोटोकॉल है? एक पीयर से दूसरे पीयर में, अगर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में आप फाइल को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसमें से कौन-सा प्रोटोकॉल उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं? तो अगर पीयर टू पीयर आपको ट्रांसफर करना है, मतलब बिना होस्ट के जाने, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो मेन सर्वर है वो ना जान पाए कि आपने डेटा कहाँ से कहाँ ट्रांसफर किया हुआ है, तो उसके लिए हम लोग बिटटोरेंट हम लोग यूज़ करते हैं। बिटटोरेंट एक तरह का प्रोटोकॉल है जो हमारा पीयर टू पीयर फाइल ट्रांसफर के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन-सा वेब ब्राउज़र नहीं है? इसमें से कौन-सा हमारा वेब ब्राउज़र का एग्ज़ाम्पल नहीं है? तो क्रोम आपने यूज़ किया होगा, ये वेब ब्राउज़र होता है। सफारी आपका वेब ब्राउज़र होता है। फायरफॉक्स भी वेब ब्राउज़र का एग्ज़ाम्पल है, जहाँ पे आप वेबसाइट वगैरह लोड कराते हैं, वो सारे वेब ब्राउज़र्स होते हैं हमारे। तो ये भी सारे वेब ब्राउज़र हैं। व्हाट्सएप यहाँ पे एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। आपका व्हाट्सएप जो है ये वेब ब्राउज़र नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 24, यूआरएल क्या होता है? मतलब क्या कार्य करता है यूआरएल? आईपी एड्रेस, यूआरएल का मतलब आईपी एड्रेस है? नहीं, यूआरएल का मतलब आईपी एड्रेस नहीं होता है। आईपी एड्रेस तो आपके डिवाइस के नंबर को बताता है कि डिवाइस आपकी कौन-सी है, वो आईपी एड्रेस बताएगी। एक वेब लिंक हमारी यूआरएल बोली जाती है। मतलब वेबसाइट पे कितनी सारी वेबसाइट्स होती हैं इंटरनेट के ऊपर, उसमें से किस वेबसाइट को आपको देखना है, तो उसका एक नाम होना चाहिए पर्टिकुलर, यही हमारा यूआरएल बोला जाता है। किसी भी वेबसाइट का एड्रेस जो होता है, उसी को हम लोग यूआरएल बोलते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी सेवा डोमेन नामों को आईपी एड्रेस में बदलती है? मतलब अगर डोमेन नेम दिए गए हैं तो उनको आईपी एड्रेस में कौन बदलेगी, तब भी तो आपकी किसी डिवाइस तक पहुंचा पाएगी। तो ये काम कौन करता है? एफटीपी, एसएमटीपी, डीएनएस या फिर वीपीएन, इनमें से कौन सा ये काम करेगा? यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, ये आपका काम करता है। जो भी डोमेन नेम्स होते हैं उनको क्या करता है? आईपी एड्रेस में बदल देता है, ताकि सही डिवाइस तक आपका डेटा जो है वो पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 26, एचटीटीपीएस का क्या संकेत होता है? मतलब एचटीटीपीएस का मतलब यहाँ पर क्या है? तो हम लोग जानते हैं एचटीटीपीएस मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। आपका यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एचटीटीपी विद सिक्योरिटी की, हम लोग फाइल वगैरह तो ट्रांसफर करेंगे, वेबसाइट्स वगैरह तो लोड कराएंगे, देखेंगे, लेकिन सिक्योरिटी के साथ में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, वेब ब्राउजिंग में कुकीज़ का उपयोग क्यों किया जाता है? आपने कई बार देखा होगा, वेबसाइट वगैरह आपने लोड की, वहाँ पे नीचे लिखा होता है एक्सेप्ट कुकीज़। इनका मतलब क्या होता है? इंक्रीज स्पीड, क्या स्पीड बढ़ाना इसका मतलब होता है कि इंटरनेट की स्पीड बढ़ाएंगे। ट्रैक यूजर एक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस, यूजर की एक्टिविटी ट्रैक करता है, परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। या फिर ऑप्शन सी, स्टोर फाइल्स वगैरह को स्टोर करता है। या ऑप्शन डी, इनक्रिप्टेड डेटा को इनक्रिप्ट करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कुकीज़ क्या करती हैं? जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह फिल करते हैं, दोबारा फिर आप वहीं जाते हैं किसी वेबसाइट पे, वापस से उसको लोड कराते हैं, तो आपको दोबारा आपकी जो सारी जानकारियाँ वो वापस से उसमें फिल ना करना पड़े, टाइम ना आपका लगे, आप कुकीज़ पर एक्सेप्ट कर देते हैं, तो वहाँ पे पहले से चीज़ें सेव होती हैं, तो आपको बार-बार उसमें फिल नहीं करना पड़ता है। यही हमारा वेब में कुकीज़ का यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सी संस्था वेब मानक तय करती है? मतलब कौन सी इसमें से संस्था है जो वेबसाइट्स के स्टैंडर्ड को बताएगी? IEEE, ICANN, W3C या फिर IETF? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, इसका फुल फॉर्म होता है। यही क्या करती है? वेबसाइट के स्टैंडर्ड को बताती है। क्वेश्चन नंबर 29, .org डोमेन नेम एक्सटेंशन में किसके लिए यूज किया जाता है? जो भी डोमेन नेम्स होते हैं उनमें अलग अलग एक्सटेंशन नेम दिया जाता है, वो बताती है कि आपकी फाइल किस तरह की है, किस उस फाइल का टाइप कैसा है, वो आपके एक्सटेंशन नेम बताते हैं। तो .org हम लोग क्यों यूज करते हैं? org यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। किसी भी संस्था की अगर कोई वेबसाइट होती है तो वहाँ पे आपने देखा होगा .org लगा होता है। वहीं अगर कोई जॉब से रिलेटेड होती है .gov लगा होता है। अगर गवर्नमेंट की होगी .gov लगा होगा। तो ये इनके एक्सटेंशन नेम होते हैं, बताते हैं कि ये आपकी जो वेबसाइट है वो किस टाइप की है, उस पर किस टाइप के काम होंगे। क्वेश्चन नंबर 30, वेब 3.0 क्या होता है? क्या मतलब वेब 3.0 से? स्टैटिक वेबसाइट, सोशल वेब, सिमेंटिक एंड डिसेंट्रलाइज्ड वेब या फिर वीडियो बेस्ड वेब? यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा, सिमेंटिक एंड डिसेंट्रलाइज्ड वेब। मतलब आप काम तो कर पाएंगे किसी वेबसाइट पे,
किसी उस वेबसाइट के अंदर, उस वेब के अंदर आप काम कर पाएँगे, अलग-अलग वेबसाइट देख पाएँगे, लेकिन उसका जो सेंट्रलाइज़ होगा वो किसी एक के कंट्रोल में चीज़ें नहीं होंगी, वो डिसेंट्रलाइज़ होगा, हर कोई उसको कंट्रोल कर रहा होगा। यही वेब 3.0 का मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन-सा इंटरनेट कनेक्शन का यहाँ पर प्रकार नहीं है? डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइब लाइन, इसका फुल फॉर्म होता है, या फिर बी ऑप्शन डायल अप, ऑप्शन सी फाइबर ऑप्टिक्स, या फिर एचडीएमआई। तो डायल अप आप सबसे पहले सब्सक्राइब करते हैं किसी भी चीज़ों को, तभी आप वहाँ पर उसके चैनल वगैरह देख पाते हैं। डीएसएल के अंदर डायल अप में भी सेम यही चीज़ें होती हैं। फाइबर ऑप्टिक्स में भी क्या होता है, डेटा वगैरह आपका इंटरनेट के थ्रू चीज़ें आती हैं। लेकिन जो एचडीएमआई केबल होती है वो क्या करती है, आपकी ऑडियो या वीडियो को कन्वर्ट करती है, ऑडियो को वीडियो में या वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट करने का काम करती है। ये तो आप बिना इंटरनेट के भी आप चीज़ें कर पाते हैं, मतलब ऑफलाइन भी आप काम कर पाओगे एचडीएमआई केबल का यूज़ करके। तो ये इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज़ नहीं होता है। आपका डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो दिए गए हैं, इनका हम लोग इंटरनेट कनेक्शन के साथ ही में यूज़ कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मॉडेम का कार्य क्या होता है? किस लिए हम लोग मॉडेम का यूज़ करते हैं? मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ये क्या करता है, जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उनको एनालॉग सिग्नल में बदलेगा, और जो एनालॉग सिग्नल्स होंगे उनको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। जैसे आपने अभी कुछ बोला, तो आपने क्या किया, जो आपके अभी जैसे कि आपने अभी बोला, तो आपने क्या किया, जो आपके एनालॉग सिग्नल्स थे वो पहले फ़ोन के अंदर जाएँगे, वो डिजिटल सिग्नल में बदलेंगे, और फिर वो किसी दूसरे के डिवाइस में जाएगा। फिर वो उसको सुनेगा कैसे? वो जो आपके डिजिटल सिग्नल्स होंगे उसको फिर एनालॉग सिग्नल में बदला जाएगा, और तब उसको वो आवाज़ सुनाई पड़ेगी। तो यही हमारा मॉडेम काम करता है। हर डिवाइस में मॉडेम लगा होता है, चाहे वो फ़ोन हो, लैपटॉप हो। वो क्या करेगा, जब भी आप कुछ बोलेंगे तो आपकी जो एनालॉग वाइज़ होगा उसको डिजिटल में पहले बदल देगा, डिजिटल सिग्नल में बदल देगा, और जब भी कोई उसको सुनेगा तो उसके डिवाइस में जो मॉडेम लगा हुआ है वो उन डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदल देता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, इंटरनेट बैकबोन क्या होता है? मेन सर्वर हमारे इंटरनेट बैकबोन है, या फिर सबनेटिंग सिस्टम्स हमारा इंटरनेट बैकबोन होता है, हाई कैपेसिटी डेटा राउट्स ये हमारे इंटरनेट बैकबोन होते हैं, या फिर वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स हमारे इंटरनेट बैकबोन होते हैं। तो यहाँ पे सही जो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, क्योंकि हाई कैपेसिटी का जो डेटा राउट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ में लिए जाते हैं, सबसे ज़्यादा काम करते हैं हमारे इंटरनेट में। यहाँ पे आप मेन सर्वर समझ रहे होंगे, तो मेन सर्वर यहाँ सही नहीं होगा ऑप्शन। मेन सर्वर का यूज़ हम लोग करते हैं, नहीं करते हैं, सर्वर हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हाई कैपेसिटी डेटा राउट्स हमारे पास होना चाहिए। वही क्या करेगा, इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाएगा, और वही सारे काम देख रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन हमारी वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा एक लोकप्रिय ओपन सोर्स वेब सर्वर है? इसमें से कौन सा एक वेब सर्वर है हमारा सबसे फेमस? आईएएस, अपाची, सफारी, फाइलज़िला, इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? तो यहाँ पे जो सफारी होता है वो तो आपका एक वेब ब्राउज़र होता है जिस पे आप काम करते हैं सारे। अपाचे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका सबसे फ़ेमस एक वेब सर्वर है जिस पे वेबसाइट्स वगैरह होस्ट वगैरह की जाती हैं। अपाचे उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये थे आपके 34 क्वेश्चंस हम लोगों ने इस वीडियो में देखे, जो कि सारे कंप्यूटर नेटवर्किंग और इंटरनेट पर बेस्ड थे। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये भी सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। इसके साथ कुछ और भी आपको देखना पड़ेगा, जो छोटे-छोटे टॉपिक्स होते हैं, उनको आपको समझना होगा, और ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए, इनको भी आप अच्छे से नोट करके याद कर रख सकते हैं। कमेंट में ज़रूर से बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर ऐसे ही क्वेश्चंस आप चाहते हैं अलग-अलग टॉपिक्स के ऊपर, तो हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।